आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। दोस्तों, क्या किसी देश की अंदरूनी राजनीति का शोर 7 समंदर पार तक पहुंच सकता है? क्या ये संभव है कि हमारे देश के चुनावों से जुड़ा कोई अंदरूनी विवाद दुनिया के 193 देशों के सबसे बड़े मंच तक चर्चा का विषय बन जाए? पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा सवाल हर तरफ गूंज रहा है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम बार बार सामने आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने देश की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल ला दिया? क्या वाकई में कोई बहुत बड़ा कांड या घोटाला हुआ है, या फिर ये सिर्फ एक सियासी खेल है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? आइए इस पूरी घटना का सच बिल्कुल शुरू से जानते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ज्ञानेश कुमार कौन है। ज्ञानेश कुमार भारत के चुनाव आयोग में एक चुनाव आयुक्त है। हमारे देश में चुनाव आयोग वो संस्था है जो पूरे देश में चुनाव करवाती है। ये संस्था ये तय करती है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, बिना किसी डर और ईमानदारी के साथ हो। चुनाव आयोग में मुख्य रूप से 3 बड़े अधिकारी होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त। ज्ञानेश कुमार इन्हीं 2 चुनाव आयुक्तों में से एक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनके नाम पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? असल में ये सारा विवाद उनकी नियुक्ति यानी कि उन्हें काम पर रखने के तरीके से जुड़ा हुआ है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने चुनाव आयुक्तों को चुनने के कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव किया था। विपक्ष का आरोप है कि इस नए कानून के जरिए सरकार ने चुनाव आयोग पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है। इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया, जिसके बाद से ये मामला एक बहुत बड़ी राजनीतिक बहस बन गया। इस विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें ये समझना होगा कि पहले चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते थे और अब कैसे चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले एक आदेश दिया था। उस आदेश में कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए एक कमेटी बननी चाहिए। इस कमेटी में 3 लोग होने चाहिए, देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अगर इस कमेटी में जज भी होंगे तो फैसला पूरी तरह से निष्पक्ष होगा और किसी एक पार्टी का पलड़ा भारी नहीं होगा। लेकिन सरकार ने संसद में एक नया कानून पास कर दिया। इस नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी में अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। उनकी जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक केंद्रीय मंत्री, जिसे हम कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं, इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग, प्रधानमंत्री और एक मंत्री, सरकार के होंगे और सिर्फ एक व्यक्ति, विपक्ष का नेता, सरकार के बाहर का होगा। विपक्ष का कहना है कि इस कानून से सरकार जिसे चाहेगी उसे चुनाव आयुक्त बना देगी, क्योंकि बहुमत हमेशा सरकार के पास ही रहेगा। जब ज्ञानेश कुमार को इस नई कमेटी के जरिए चुना गया तो विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार का नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि वे सरकार के सबसे मजबूत और अहम चेहरों में से एक है। विरोधी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार, जिसमें अमित शाह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, देश की सभी आज़ाद संस्थाओं को अपने काबू में करना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिसका काम बिना किसी भेदभाव के चुनाव कराना है, अगर वो भी सरकार के इशारों पर काम करने लगेगी तो फिर चुनावों की ईमानदारी पर से जनता का भरोसा उठ जाएगा। विपक्षी नेताओं ने बार बार ये मुद्दा उठाया कि ज्ञानेश कुमार और उनके साथियों को जिस जल्दबाजी में चुना गया है वो शक पैदा करता है। उनका कहना था कि उन्हें नए अधिकारियों के नाम पहले से नहीं बताए गए थे और मीटिंग में अचानक से नाम सामने रख दिए गए। इसी वजह से विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि सरकार चुनाव आयोग का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। ये दावा किया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र 193 देशों ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अमित शाह के खिलाफ कोई बड़ी जांच शुरू कर दी है। ये बात पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और बिना किसी सबूत के है। असल में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भारत के इस अंदरूनी विवाद में 193 देशों का नाम कहां से आ गया? दुनिया में संयुक्त राष्ट्र नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है। इस संस्था में दुनिया के 193 देश शामिल हैं। इस संस्था का काम दुनिया में शांति बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी देश में कोई बड़ा राजनीतिक विवाद होता है तो दुनिया भर के मीडिया, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मानव अधिकार संगठन उस पर अपनी रिपोर्ट छापते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसीलिए पूरी दुनिया की नजरें भारत के चुनावों पर होती हैं।
जब भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का ये कानून बदला गया और विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया तो विदेशी अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस खबर को अपने यहाँ छापा। विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी अपनी बात मनवाने के लिए विदेशी संस्थाओं का ध्यान इस ओर खींचने की कोशिश की। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में काम करने वाले कुछ और अधिकारियों ने भारत के चुनावों को लेकर सामान्य बयान दिए कि चुनाव हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। इन सभी छोटी छोटी बातों को मिलाकर सोशल मीडिया पर यह गलत कहानी फैला दी गई कि 193 देशों ने भारत के चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि असलियत में संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार या चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन या कांड जैसी कोई बात नहीं कही है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत एक पूरी तरह से आज़ाद देश है। हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है और हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत के चुनावों का तरीका, चुनाव आयोग का काम और हमारे कानून, ये सब पूरी तरह से भारत का अपना अंदरूनी मामला है। दुनिया का कोई भी देश, यहाँ तक कि 193 देशों वाला संयुक्त राष्ट्र भी भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हर देश को अपने कानून खुद बनाने का अधिकार है। अगर भारत सरकार ने कोई नया कानून बनाया है तो उसकी जांच करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोई भी बाहरी देश या संस्था आकर ये नहीं कह सकती कि भारत को अपने चुनाव कैसे कराने चाहिए। इसीलिए जो बातें फैलाई जा रही हैं कि विदेशी ताकतें भारत के चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई कर रही है, वे बातें कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से असंभव है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के अलावा इस पूरे हंगामे की एक और बहुत बड़ी वजह ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। पिछले कई सालों से भारत में चुनाव कागज की पर्ची के बजाय मशीनों से होते हैं। जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है तो वो अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाती है। विपक्ष का आरोप रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है और इसके जरिए वोटों की चोरी भी होती है। विपक्ष की मांग थी कि ईवीएम के साथ जो वीवीपीएटी पर्ची वाली मशीन लगी होती है उसकी 100% पर्चियों को गिना जाना चाहिए। वीवीपीएटी वो मशीन है जिसमें वोट डालने के बाद 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखती है, जिससे वोटर को ये पता चल जाता है कि उसका वोट सही जगह गया है या नहीं। विपक्ष का कहना था कि जब तक सारी पर्चियों का मिलान नहीं होगा तब तक चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी नहीं माने जा सकते। जब नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई तो विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा और भी तेज कर दिया। उनका कहना था कि अगर चुनाव आयोग के अधिकारी सरकार की पसंद के होंगे तो वे ईवीएम की गड़बड़ियों को ठीक नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। भारत में जब भी सरकार और विपक्ष के बीच कोई बड़ा विवाद होता है तो इंसाफ के लिए सभी की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर होती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। नए कानून और ईवीएम के मुद्दे को लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ईवीएम ने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ फैसला सुनाया। अदालत ने 100% वीवीपीएटी पर्चियों को गिनने की मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हर एक पर्ची को गिना जाने लगा तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और चुनाव के नतीजे आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जैसे पुराने ज़माने में होता था। अदालत ने भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा जताया और कहा कि मशीनें सुरक्षित हैं। वहीं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि जब चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, तो ऐसे समय में मुख्य अधिकारियों को उनके पद से हटाना देश के लिए सही नहीं होगा। अदालत अभी इस नए कानून की गहराई से जांच कर रही है और भविष्य में इस पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली थी। ये पूरा विवाद सिर्फ कुछ नेताओं या अधिकारियों के नामों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का राज, और जनता अपना राज कैसे चुनती है? अपने वोट से। अगर वोट डालने की प्रक्रिया में ही किसी को शक हो तो पूरा लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। भारत का चुनाव आयोग दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर चुनावी संस्थाओं में से एक है। हमारे देश में हर बार करोड़ों लोग शांति से वोट डालते हैं और सत्ता बदल जाती है। ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से आज़ाद होकर काम करता है। टी.एन. शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इस संस्था को इतना मजबूत बनाया था कि नेता चुनाव आयोग के नाम से डरते थे। आज के समय में जब राजनीति बहुत ज़्यादा तीखी हो गई है तो चुनाव आयोग पर यह दबाव और भी बढ़ गया है कि वो खुद को बिल्कुल निष्पक्ष साबित करे। अगर किसी भी राजनीतिक दल या आम जनता को ये लगने लगे कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है तो ये देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रहा है ताकि चुनाव आयोग की आज़ादी को बचाया जा सके।
जहां एक तरफ विपक्ष इस पूरे मामले को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, वहीं सरकार का अपना एक अलग तर्क है। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने जो नया कानून बनाया है वो बिल्कुल सही है और संविधान के दायरे में है। सरकार की दलील है कि भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का होना जरूरी है। सरकार का कहना है कि नीतियां बनाना और अधिकारियों को चुनना सरकार का काम है, ना कि अदालत का। उनका ये भी तर्क है कि दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव से जुड़े बड़े अधिकारियों को वहां की सरकार ही चुनती है। सरकार का दावा है कि ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी बहुत ही ईमानदार और काबिल हैं और विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिना किसी कारण विवाद खड़ा कर रहा है। सरकार के मुताबिक अगर विपक्ष चुनाव हारता है तो वो सारा दोष चुनाव आयोग और मशीनों पर डाल देता है, जो कि एक गलत आदत बन गई है। जब भी देश के अंदर कोई बड़ी राजनीतिक लड़ाई होती है तो उसका थोड़ा बहुत असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर जरूर पड़ता है। विदेशी अखबार और संस्थाएं अक्सर ऐसे विवादों को बहुत बड़ा बनाकर पेश करते हैं। कुछ विदेशी लेखों में ये कहा गया है कि भारत में अब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और सत्ताधारी पार्टी सब कुछ अपने कब्जे में ले रही है, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा ऐसे दावों को मजबूती से खारिज किया है। भारत का विदेश मंत्रालय बार बार ये स्पष्ट करता रहा है कि भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे यहाँ हर किसी को सवाल पूछने, विरोध प्रदर्शन करने और अदालत जाने का पूरा अधिकार है। ये विवाद खुद इस बात का सबूत है कि भारत में विपक्ष कितनी मजबूती से अपनी बात रख सकता है। अगर देश में तानाशाही होती है तो इस तरह की बहसें कभी सामने ही नहीं आ पाती। इसीलिए विदेशी संस्थाओं के दावों को पूरी तरह से सच नहीं माना जा सकता। इस पूरे मामले से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि देश में चुनाव सुधारों पर एक लंबी और शांतिपूर्ण बहस की बहुत ज़रूरत है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जिस संस्था पर देश का भविष्य टिका हो उस पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। आगे के रास्ते के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर ऐसा माहौल बनाएं जिससे आम जनता का भरोसा चुनाव आयोग पर हमेशा बना रहे। चुनाव आयोग को भी खुद को और अधिक पारदर्शी बनाना होगा। उन्हें जनता के हर सवाल का खुलकर जवाब देना चाहिए, चाहे वो ईवीएम से जुड़ा हो या चुनाव के नियमों से। लोकतंत्र में किसी भी संस्था के लिए सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा ही होता है। अगर चुनाव आयोग अपनी हर कार्रवाई को और ज्यादा स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखेगा तो भविष्य में ऐसे किसी भी विवाद के खड़े होने की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।